माइंडसेट ये बन गया हुआ है कि यहाँ से लोगों को बाहर भेजें, क्योंकि यहाँ तो उनको खिला नहीं सकते, ना पाल सकते हैं, ना पढ़ा सकते हैं, ना ह्यूमन डेवलपमेंट पे कुछ कर सकते हैं, ना रोजगार दे सकते हैं, ना कहीं उनकी खपत कर सकते हैं। ये बोझ है कौम इन हुक्मरानों के ऊपर। जब हम बात करते हैं कि आम आदमी मुआशी ढांचे उसके लिए कैसे ठीक हो, जब हमारी पूरी मईशत इंपोर्ट पे खड़ी है, हमने इंडस्ट्रीज़ को नहीं बढ़ाया, हमने इंडस्ट्रीज़ नहीं लगाई, हमने कारोबारी अफराद के लिए वो आसानियाँ जो पैदा करनी चाहिए थी वो नहीं की, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि जो है वो एक आम आदमी को हम रिलीफ देंगे और ये जो भी बजट आने वाला है वो अवाम दोस्त होगा। आपने बिल्कुल सही कहा, ज़्यादातर हमारा इन्हिसार इंपोर्ट पर रहा है और सियासी जमातों ने इंपोर्ट को ही जीडीपी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया है, सस्टेनेबिलिटी और लोकल जो ग्रोथ है उसको प्रमोट नहीं किया है। दूसरी चीज़ आपने जो बताई, आई थिंक बहुत ज़्यादा एम्फोसिस लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पर भी हमने दिया है और उनको मरार भी बहुत सारे दिए गए हैं, बल्कि इतने मरार दे दिए गए हैं कि लोगों ने किताबें लिखना शुरू कर दी हैं कि पाकिस्तान का जो कल्चर इलीट कल्चर है, सिर्फ अमीरों का कल्चर है, बड़े लोगों का कल्चर है। तो आई थिंक इसको भी थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। सर्विसेज का भारत में हर $2 की एक्सपोर्ट पर $1 की सर्विस एक्सपोर्ट होती है। पाकिस्तान में 30 बिलियन 35 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हो गई, मगर आईटी एक्सपोर्ट बहुत ही कम है। तो आई थिंक फोकस हमें ये करना चाहिए कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, क्या उसको जब हम इंसेंटिव दे रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि इंसेंटिव ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट बहुत कम हो रही हैं। और जो नॉन सर्विस सेक्टर है, जिसमें देखें अगर टेक्सटाइल की 20 बिलियन की एक्सपोर्ट है तो 10, 15, 12 बिलियन का इंपोर्ट भी होता है उसका रॉ मटेरियल। मगर जब आईटी की एक्सपोर्ट होती है या कोई फ्रीलांसर अपनी सर्विसेज देता है अमेरिका में, यूरोप में, तो कोई रॉ नहीं होता है, वो प्योर एक्सपोर्ट होती हैं। और तीसरा जो चीज़ ये है कि मेरे ख्याल में जो बजट का फोकस होना भी चाहिए, और मुझे लगता है कि शायद थोड़ा बहुत होगा भी, कि जब मुल्क परेशानी में हो तो आप पैसे अमीरों से ज़्यादा लें, कि आप टैक्स करें रिच, जिसको कहते हैं टैक्सिंग द रिच पीपल, टैक्स करें, अयाशियों को टैक्स करें, ट्रैवल को टैक्स करें, प्रॉपर्टी को टैक्स करें, अपार्टमेंट को टैक्स करें। और जो एक तबका है जिसकी 50,000 लाख 1.5 लाख रुपए तनख्वाह है, शायद उस पर बोझ नहीं डालना चाहिए। तो मेरे ख्याल में आने वाला बजट बताएगा कि ये जो इलीटिस्ट कल्चर है पाकिस्तान में, क्या ये डाइल्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सही। अच्छा, इसी पे मैं मेमन साहब आपसे कि सर ये रिच पर टैक्सेस का कल्चर तो हमारे पास ये है कि तनख्वाहदार तबका है, अब तो वो भी स्लैब थोड़ा कम कर रहे हैं कि 10 लाख रुपए माहाना आमदन पर और सालाना आमदन पर वो टैक्स जो है वो भी बढ़ाया जा रहा है। अब तनख्वाहदार तो ऑटोमेटिकली चाहे ना चाहे उसका टैक्स कट गया है, लेकिन जहाँ टैक्स लेना चाहिए वहाँ बड़ा कम है। नंबर ऑफ पीपल तो बड़े हैं टैक्स रिटर्न में, लेकिन वो टैक्स की रेशो उस तरह से हम नहीं ले जा सके। इसकी मैं चाहूँगा बताइए कि क्या वजह है। फिर दूसरा, हमने डायरेक्ट टैक्सेस पर फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, उसको बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, उसमें क्या आपको कबाहतें हैं, कुछ हर्डल्स हैं? अच्छा देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि दुनिया में कोई भी जो है ना बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, वो टैक्स देना तो कोई भी पसंद नहीं करता। और ये दिस इज़ अ ग्लोबल फिनोमिना। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि डिटरेंस खड़े किए जाते हैं। जहाँ डिटरेंस खड़े किए जाते हैं तो वहाँ पर टैक्स की लीकेजेस भी कम होती हैं। और अल्टीमेटली आप देखेंगे पाकिस्तान के अगर उसमें देखें तो जितनी भी लीकेजेस हैं या जितने भी मराहत हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त जो है हमारे इस साल यानी साल 2022 में 1.75 ट्रिलियन का आपका जो है वो मराहतें दी गई हैं, एग्जेम्पशंस दी गई हैं, जिसमें ये एग्जेम्पशंस भी शामिल हैं कि आपने एनर्जी कम की टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, आपने रॉ मटेरियल पे ड्यूटी कम की। तो ये सारी चीज़ें अब आप सर पॉइंट अगेन, सॉरी टू इंटरप्ट यू, अभी हम शाह महमूद कुरैशी साहब से बात करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब, ये बजट पेश करिए, हुकूमत इसको 2 माह हुए आए और ये इल्ज़ामात धर रहे हैं आपकी हुकूमत पर कि आप लोग बारूदी सुरंगें बिछा कर गए, इसीलिए मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। देखिए, दिल के बहलाने को ये ख्याल अच्छा है गालिब, हकीकत ये है ये निकले थे हमारे खिलाफ महंगाई मुकाओ मार्च कर रहे, और आज पूरी कौम ने देख लिया कि इनके पास कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं था ना है। और महंगाई जो इस वक्त लोगों का नंबर 1 इशू, आप पब्लिक में चले जाएं, कहीं कौन से माशी इश्यूज है, गुर्बत भी है, बेरोजगारी भी होगी, लेकिन सबसे अहम इशू जो है वो इस वक्त महंगाई है। महंगाई का जो इन्होंने जो 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 जिस तरह बेकाबू कर दी है अपने इक़दामात से,
उसका इम्पैक्ट अभी लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि अफराते ज़र जो हमारे ज़माने में लोग कहते थे इतना बढ़ गया, और यकीनन बढ़ा था, लेकिन ये तो अब 25-30% की तरफ लोगों को धकेल रहे हैं। जो पेट्रोल डीजल की कीमतें, केरोसिन की कीमतें, बिजली का इजाफा, गैस का इजाफा और जो खुर्दनी अशिया है उनका जो इजाफा हो रहा है, इससे तो मतलब है कहने का आम आदमी की तो कमर टूट गई है और इनके पास कोई प्लान नहीं है। अब वाज़ेह हो रहा है लोगों को कि इनका प्लान जो था वो उन्होंने कल हासिल कर लिया। बजट तो अशोई है, एक जाली हुकूमत जाली फिगर पर जाली बजट देगी। इनका प्लान था नैब के को बेअसर करना, नैब को दफन करना, कल नैब इन्होंने दफन कर दी है। इनका एजेंडा था ईवीएम के शफाफ इलेक्शन के रास्ते में रुकावट डालना, कामयाब हो गए। इनका एजेंडा था ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट से महरूम करना, वो कल उसमें जॉइंट सेशन में कामयाब हो गए। हम अपने मौके पर कायम हैं। हम इंशाअल्लाह माशी और सियासी और समाजी मैदानों में इनका जो मुकाबला कर सकते हैं सियासी अंदाज में करेंगे। सर, कल जो मुआशी इक़्तिसादी रिपोर्ट पेश की गई उनमें तारीफ की गई आपकी हुकूमत की कि जो मुआशी अहदाफ आप लोगों ने हासिल किए वो ठीक थे। तो देखें ना, अगर हमारी सर्वे रिपोर्ट जो इन्होंने छापी है, हमारी कारकर्दगी उसमें जाहिर हो गई, ग्रोथ सामने आ गई, रेवेन्यू कलेक्शन सामने आ गई, रेमिटेंसेस सामने आ गई, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म सामने आ गए, अपना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट ग्रोथ सामने आ गई। तो फिर सुरंगें कहाँ है? सुरंग तो हमें छोड़ के गए थे, बारूदी सुरंगें तो ये दे के गए थे जब $20 अरब का एक फाइनेंशियल होल छोड़ के गए थे, जो हमें कुछ दोस्तों से, चीन से, सऊदी अरब, यूएई से उस वक्त मांग तांग कर IMF के प्रोग्राम कड़ी शराइत मंजूर करके हमें स्टेबलाइजेशन करनी पड़ी और इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया और अब एक इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ इकोनॉमी को ले आए। अब हमने दुरुस्त किया और अब ये कह रहे हैं कि बारूदी सुरंगें हम छोड़ गए थे। भाईजान, सुरंगें 30 साल तो हुकूमत किसने की है? ये पीपी ने की है, ये नून ने की है। तो पीटीआई को तो 3-3.5 साल मिले हैं जब से पार्टी वजूद में आई है इक़्तिदार में। 40 साल के जो माशी हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक हमारे प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, जो हमने रिफॉर्म्स करने तो आपको मौके मिले। आप अब आपको सही है कि सुरंग अच्छा नहीं था, उसको मुस्तरद कर दी और आइंदा के बाद वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे। शाह साहब, बहुत शुक्रिया। वक्त का कह रहे हैं कि बारूदी सुरंगें तो हमारे लिए थी, आज से 3.5-4 साल पहले हमने तो खासी बेहतर सूरत हाल दी, जिसके इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पर कुछ चीज़ों पर एग्री किया, कुछ पे इख्तलाफ भी था। मेमन साहब, मैं चाहूँगा बाद में मुकम्मल करें, लेकिन ज़मीन में छोटा सा एक सवाल। सर, इमर्जिंग मार्केट में हम ये देखते हैं कि GDP का तकरीबन 16% जो है वो टैक्स रेवेन्यू में, हमारे पास शायद 8.6, 8.5 के करीब है। हम इतना पीछे और उस पर उस तरह तवज्जो में, अभी भी जो टारगेट रखे गए वो शायद 9.2 के करीब हैं। क्या वजह है कि टैक्सेस पर उस तरह से वो कर नहीं पाते हैं? एक्चुअली देखें, पाकिस्तान में हमारी जो कंपोजिशन है टैक्स टू अपना GDP की जी, वो ये है कि हमारा इस वक्त जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है तकरीबन कोई 19% के करीब है। अच्छा, जो हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो तकरीबन 51% के करीब है। जो हमारा होलसेल और रिटेल सेक्टर है वो तकरीबन अब ऑलमोस्ट 20% के करीब चला गया है। एग्रीकल्चर जो है वो 17-18% के। अब आप इसकी जो कंट्रीब्यूशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ टैक्स है वो देखें तो जिसमें एग्रीकल्चर 17-18% होने के बावजूद भी 0.6% दे रहा है। आपका जो रियल होलसेल एंड रिटेल सेक्टर है वो तकरीबन 19% होने के बावजूद हार्डली 3% दे रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो आपका अब तो मेरे ख्याल में 19% से भी कम रह गया है, वो 69% कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जब भी हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, हमारा टैक्स टू GDP रेशियो नीचे जाएगा, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हम बहुत सारे ऐसे जो कंपोज जो हमारे सर अभी आप कह रहे थे कि मराद जो है वो इनको दे दी गई, टैक्स भी तो सबसे ज़्यादा हम उनसे ही ले रहे हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग, देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो तो बेचारा, मैं समझता हूँ कि अब वो मर गया है और वो इस पोजीशन पे आ गया है इस वक्त के जो है वो
मैं अगर ये गलत नहीं होगा कहने में कि हम जो है वो ट्रेडिंग अब स्टेट हो गए हैं, हमारा फोकस जो है ज़्यादातर ट्रेडिंग की तरफ चला गया। हमें मैन्युफैक्चरिंग को ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर से ये टैक्स का बर्डन कम करना होगा। ना सिर्फ टैक्स के बर्डन को कम करना होगा, हमें एग्रीकल्चर इनकम के लिए प्रोविंसेस के हाथ को मजबूत करना होगा ताकि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स भी जो है वो भी कलेक्ट पूरी तरह हो। जहाँ तक होलसेल और रिटेल सेक्टर वाला सवाल है, देखें हमने उनके साथ बैठ के कोई ना कोई ऐसा लाहे अमल पैदा करना होगा जिससे होलसेल और रिटेल सेक्टर जो है वो हमारे टैक्स के नेट में आए। क्योंकि इतना बड़ा सेक्टर जो आज से एक साल पहले 17% था, आज 19% हो गया, विच इज़ इंक्रीजिंग एवरी डे। आप अपने मतलब आम रोज़मर्रा में भी देखते होंगे कि बड़े बड़े स्टोर्स नए नाम से खुल रहे हैं और आप देख रहे होंगे उसके अंदर लाइनें लगी हुई होती हैं लोगों को परचेज़ करने वाली। तो अनटिल अनलेस वी ब्रिंग देम इनटू द टैक्स नेट, ये कंपोजिशन हमारी हमेशा से टैक्स टू जीडीपी रेशो नीचे जाएगा बजाय कम होने। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और अमीर अब्बास भी में ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी हम ज़रा गुफ्तगू करते हैं। आरिफ जीवा साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी, लेकिन पहले अमीर, हमारे मुल्क में एक आम आदमी जो है वो बेरोज़गार हो रहा है, सरमायाकार इस मुल्क से भाग रहा है। एक नौजवान जो तबका है उसकी पहली कोशिश ये होती है कि वो मुल्क से बाहर चला जाए और वहाँ जाके बैठ के कमाए, क्योंकि उसको पता है कि उसको यहाँ कुछ नहीं मिलना। अगर एक खोखा भी किसी ने खोलना है तो उसको एनओसी चाहिए, उस एनओसी के नाम पर जो पैसा उससे खाया जाता है वो अलग है। तो फिर इस मुल्क में रिलीफ की बातें, बजट से उम्मीदों की बातें हम कैसे करें और कैसे कहें कि ये बजट आवाम दोस्त बजट होगा? जी बहुत शुक्रिया सुमैया। जैसा आप कह रही थी कि लोग पाकिस्तान से बाहर भागना चाहते हैं और ख़ास तौर पे यूथ, आप एक रैंडम सर्वे कर लें, अगर लोगों से पूछें वो लोग जो 18 साल से लेके और 35-40 साल के दरमियान, तो आपको जो वास्ट मेजॉरिटी है पाकिस्तान में, अगर किसी की कोई यहाँ मजबूरी नहीं है, जैसे लोगों के वालिदैन हैं, कुछ और इश्यूज होते हैं, तो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं पाकिस्तान से। सही बात। अच्छा, हमारे यहाँ हुकूमतें इस बात पे बड़ा फ़ख्र करती हैं, और ख़ास तौर पे जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी वो भी कहती थी कि जी हमने इतने लोग पाकिस्तान से बाहर भेजे हैं। ये फ़ख्र की बात नहीं है, ये शर्मिंदगी की बात है। ये माइंडसेट है ना, माइंडसेट ये बन गया हुआ है कि यहाँ से लोगों को बाहर भेजें, क्योंकि यहाँ तो उनको खिला नहीं सकते, ना पाल सकते हैं, ना पढ़ा सकते हैं, ना ह्यूमन डेवलपमेंट पे कुछ कर सकते हैं, ना रोज़गार दे सकते हैं, ना कहीं उनकी खपत कर सकते हैं। ये बोझ है कौम इन हुक्मरानों के ऊपर, लिहाजा ये अपने ऊपर से बोझ उतार के बाहर फेंकते हैं। इनको जान बार दफा करो, इनको पाकिस्तान से बाहर भेजो, वहां मजदूरी करके पैसा लाके हमें भेजेंगे और हम मुल्क चलाएंगे। जब मुल्क से ब्रेन ड्रेन होता है, आपकी ह्यूमन रिसोर्स मुल्क से बाहर जाती है, खुशी की बात। पाकिस्तान अनोखा मुल्क है दुनिया में जो इस बात पे इतराता है। हर हुकूमत फख्र से बताती है कि हमारे दौर में इतने लोग बाहर गए हैं ओवरसीज पाकिस्तानी के तौर पे, और इतनी रेमिटेंस वो बाहर से भेजेंगे। सो ये तो शर्मिंदगी की बात होनी चाहिए कि आपके लोग आपके मुल्क में मुतमईन नहीं है और वो कहीं और जाके जाए पनाह ढूंढते हैं। सो हर साल जो बजट आता है, इसी तरह सुबह से लेकर रात तक सवाल हो रहे हैं, बहस हो रही है, तबसरे हो रहे हैं, लेकिन लोगों के सामने कोई एक खुदकार निज़ाम नहीं बन पा रहा कि जिसके तहत उनके मामलात, मुआशी मसाइल खुद हल होते चले जाएं। ये बजट जो है ये भी हुकूमतों और ब्यूरोक्रेसी के घन चक्कर में इस तरह से फंसा हुआ है कि अगर कोई हुकूमत मेरी अच्छी हुकूमत है तो वो आपके लिए 4 दिन बेहतर गुजार देगी, अगर बुरी हुकूमत है तो वो आपको मज़ीद 5-10 साल 15 साल मुल्क को पीछे लेकर जाएगी। अभी जैसे हम लोड शेडिंग का सामना कर रहे हैं, दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में आप चले जाएं, यानी दुनिया के जो टॉप 70-80 डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ के लोगों ने सुमैया मुदस्सर 10-10 15-15 साल तक कभी ये लफ्ज़ भी नहीं सुना कि लोड शेडिंग क्या होती है। सही बात है। वहाँ 10-15 साल के बाद एक दफ़ा कभी लाइट जाती है, और वो भी वहाँ के जो यानी जो मुतल्लिका इदारे होते हैं वो इतने पर्चे लिखकर भेजते हैं माफीनामे के और माजरत के, और वो भी आधे घंटे या 1 घंटे के लिए, वो मेंटेनेंस के घर से उस लाइट जो है। लेकिन अमीर अब्बास, हमारे लिए तो रोज़ एक नया शेड्यूल आ जाता है कि पहले 3 घंटे की जो है वो एलानिया,
लोड शेडिंग है, और लेकिन उसके बाद जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग का मामला वो बगैर लिखे अगर हम ये कहें कि लाइट आती नहीं है, लाइट जाती है, कभी कभी आ जाती है लाइट, तो हमारे पास तो ये चीज चल रही है। अब्दुल कादिर मेमन साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। जी मैं आमिर अब्बास इस पे आते हैं। मेमन साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद थे, टैक्सी मामलात में हमारे बात करें। साहब मोहम्मद सोहेल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर अब्बास आप भी हैं और सोहेल इनाम साहब भी मौजूद हैं। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।